अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। अजब किस्म का मौसम बनाया जा रहा है, इधर से भी और उधर से भी। जिनका एक बच्चा है परिवार में, उनकी तो कमर टूट रही महंगाई से। जिनके दो हैं वो हाँफ रहे, और आह्वान हो रहा है कि नहीं 4 पैदा करिए बच्चे, 6 पैदा करिए। वो बच्चे खाएंगे कहां से? जीवन यापन कैसे होगा? जीवन के लिए जो आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं वो कैसे जुटाई जाएंगी? जमीन कहां से आएगी रहने के लिए, बैठने के लिए? अस्पताल, स्कूल कहां से आएंगे? इस पर किसी का ध्यान नहीं। लेकिन मंच सजेगा तो बड़े बड़े तूफानी बाबा आएंगे और अपनी अपनी बात कहेंगे। ये सिलसिला खराब है। 2 बच्चे आप रखिए, बाकी 2-4 जो एक्स्ट्रा है वो धर्म की रक्षा के लिए दे दीजिए। युद्ध कहां हो रहा है कोई ये नहीं बता रहा। कोई सेना में भर्ती हो रही है? बात इस पर होनी चाहिए कि जो संतान जन्मे वो बेहतर और सफल नागरिक कैसे बने, उसके लिए जरूरी सुविधाएं देश में कैसे जुटे। मौलाना साहब, जो बात मैंने आखिरी में कही वही बात, वहीं से बात शुरू करूं आप दोनों लोगों से। कम से कम जितने भी ज्यादा उत्तेजक भाषण देने वाले हैं दोनों साइड में, ठीक ना, पिछले 30-40 साल से, मैं तो 30 साल से तो 35 साल से देख ही रहा। अब तो थोड़ा कम पहले तो और भी थे, जब अयोध्या वाला मसला चलता तो बड़े बड़े वीर थे जिनके यहां पर बड़ी ताकत थी, हैं? वो आग, बातों से आग लगा देते थे। माचिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, हैं? वो अलग बात है कि फिर रास्ते में अकेले जा रहे हो और वो कुत्ता पीछे पड़ जाए तो बेहोश हो जाए डर के मारे, वो अलग बात है। लेकिन मंच पे होते थे तो लगता था कि यही गजनी है, यही पृथ्वीराज है, आग लगा देंगे क्या। बाद में पता चला 2 लोग पकड़ गाड़ी से उतार रहे हैं, भैया चल भी नहीं पा रहे। खैर, मैं ये समझना चाह रहा था मौलाना साहब कि पिछले 30-35 सालों में जब से बवाल ज़्यादा भारत में शुरू हुआ, मैंने एक नज़र दौड़ाई कि जितने लोग नायक हैं, इधर वाले उधर वाले, अब उनको नायक कहो खलनायक को जो भी कहो, उनके बच्चे नातेदार रिश्तेदार क्या कर रहे हैं क्या? अरे बात तो सुन लो दादा, मेरे बात तो सुन लो। मुझे कोई भी बयान बहादुर का लड़का सड़क पर लड़ता नहीं मिला। यानी लड़े ननकू का लड़का, रज्जाक का लड़का, मरे, जेल जाए, लाठी खाए, गोली खाए क्या? और जो माचिस लगा रहे हैं दूर बैठ के, उनका लड़का पेरिस में पढ़ेगा, लंदन में पढ़ेगा। इरफान हैदर साहब, इरफान साहब, ये मामला तो कुछ समझ नहीं आया भाई। इरफान साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? कुछ समस्या है। यही सवाल है यति चेतनानंद जी से। जी वही सवाल सेम कि जितने बवाली हैं क्या, जो बिना माचिस के आग लगा देते हैं, उनका किसी का भतीजा, लड़का, भांजा, बिटिया, बहू मुझे सड़क पर नहीं मिली, बोतल फेंकते हुए, तमंचा चलाते हुए, तलवार लिए, फरसा लिए, कृपाण लिए, धनुष बाण लिए क्या? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बात में सत्यता है, लेकिन एक सत्यता और भी है जो समाज को समझनी पड़ेगी। देखिए, अभी जुमे की नमाज हुई और पूरे प्रदेश ने देखा कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। उत्तर प्रदेश से लाउड स्पीकर उतरे, पहले
उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने अपने मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाया। जब किसी भी राजा की राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल हो और वो समाज में न्याय करना चाहता हो, तो मुझे लगता है कि वहाँ वैमनस्य का भाव स्वतः ही खत्म हो जाता है। और पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने ये बिल्कुल इस परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां बात बात पर दंगे हो जाया करते थे, वहां अब दंगे नहीं होते, वहां पत्थरबाजी नहीं होती है, ना शोभा यात्रा पे, ना रमजान में। तो इसका कोई तो कारण होगा। उस कारण को मुख्यतः हमें समझने की आवश्यकता है। जब आप एक समाज को तुष्टीकरण के नाम पर सप्रेस करते चले जाएंगे, लगातार वो दबाव महसूस करता चला जाएगा, तो उसका जो अवसाद है वो किस तरीके से बाहर आएगा। और बच्चे तो देखो, डेमोग्राफिक चेंज तो हो रहा है। हम लोग तो लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग सरकार से करते रहे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वो इसलिए भी कि संसाधन सीमित हैं। उन संसाधनों को कहीं ना किसी तरीके से तो पूर्ति करेगी ना सरकार की। अगर हम सरकार पर ये दबाव बनाए कि हर घर शिक्षा हो, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समाज में करना पड़ेगा। और एक समाज जो खुले रूप से ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो बच्चे अल्लाह की देन है, और दूसरा समाज वो 2 बच्चे और 1 बच्चे पे सिमट गया। जब ये डेमोग्राफिक चेंज देखते हैं तो हम 8 राज्यों में अपने आप को अल्पसंख्यक पाते हैं, तब इस तरीके के स्वर बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी के शासन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभरा है, ना एक भी दंगा है और ना किसी ये जी मैं अभी रुकना होगा। मैं इरफान साहब जुड़ गए हैं। मैं एक बात कह के इरफान साहब के पास चलूंगा। सवाल तो उन तक पहुंच ही गया था कि मसला ये नहीं है, ये जो मंच सजा सजा के जलती हुई तीली नीचे फेंक रहे हैं, इनका ना डेमोग्राफी से मतलब ना सोनोग्राफी से मतलब, इनका किसी से मतलब नहीं। हम आज पैदा हुए हैं क्या? जरा कि कालीचरण जैसे तमाम लोग तो मेरे सामने अंकुरित हुए, उसे पहले कौन जानता था इनको? मैं नाम नहीं लेना चाहता, इधर वाले भी उधर वाले भी। बिल्कुल सर, अब ये रहनुमा बन गए सब लोग। इरफान साहब, मेरा मसला सिर्फ इतना है कि जितने भी बवाली हैं क्या, वो अपने लड़कों के हाथ में तलवार, बोतल, डीजल वाली बम की बोतल, सुतली बम, फरसा, छुरा, ये देके उनको क्यों नहीं युद्ध में उतारते हैं? ठीक, मरे गरीब का लड़का। इरफान साहब, मैं समझना ये चाह रहा था भैया। सर बात ये है कि छोटा चना बाजे घना जी, जिसके पास इल्म की कमी होती है, जिसके पास में ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसे ही भड़काऊ भाषण में आकर देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें किसी भी मजहब के लोग हों। मैं उनके खिलाफ हर तरह से, क्योंकि कुरान में भी है ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी मजहब में। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे हवाले, हमारा दीन हमारे हवाले। किसी मजहब पर टिप्पणी करना, किसी धर्म के लिए कहीं से कहीं पर भी किसी का आप उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं हुक्म दे सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने जहालत का तोगा अपने गले में डाल रखा है, और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो गुलदस्ता है उसे बर्बाद कर दिया जाए। यहाँ पर हर तरह का फूल खिलता है। इरफान साहब, एक मिनट, मैं ये जो 2 बातें हैं ना, गुलदस्ता है और वो गंगा जमुना, मैं इनसे एक से सुन लो, बात सुन लो, नई बात कह रहा हूं मैं, इनसे भी आज ही जा गया जी। ना गंगा जमुना, गंगा अलग रहेगी, जमुना अलग रहेगी। जब आप लोगों में इतनी सलाहियत नहीं कि साथ रह सको, तो गंगा को अलग रखो, जमुना को अलग रखो, ठीक। गुलदस्ता अपना, गेंदा का फूल अलग रखो, गुलाब का अलग रखो भाई साहब, ठीक। आप लोग इस लायक नहीं कि एक साथ रहो। अरे भाई, इस लायक जब बन जाएंगे तो एक साथ अपने आप आ जाएंगे। जब तक बवाले आजम हैं आप लोग, सब लोग मिलके जुबान से दिया सलाई जला रहे हो, तब तक अलग रहो भैया। इसमें क्या बुराई है? नहीं, अलग रहने में भी बुराई नहीं। देते हैं जो मजहब की आड़ में आकर हिंदुस्तान को आग लगाना चाहते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब हिंदी हैं, हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमें यहीं रहना है, यहीं मरना है। अब इकबाल साहब का शेर मत पढ़िएगा, वो जमाना भारत से चला गया, दोनों तरफ से माचिस लिए लोग घूम रहे हैं, ठीक।
है उनके, उसके लिए ठीक बिल्कुल है, हमें आपको, मीडिया को, हम आपके चैनल का ठीक है। एक बात मैं और कहूं, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा, खास तौर पर यति मां चेतनानंद और मौलाना साहब को बताऊंगा, जिनके पांव में चप्पल नहीं थी, क्या 2 टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि काम ही नहीं किया जिंदगी में, ढंग का, तो भोजन भी कहां से मिले, वो रातों रात बड़ी गाड़ियों में चलने लगे, 100-200 चेले साथ चलने लगे, क्या सिर्फ यहां से उल्टा सीधा बोल के, क्या ऐसा मुफ्त का धंधा कहां मिलेगा, करना धरना कुछ नहीं, क्या अब आप लोग भाई ज्यादा ज्ञानी हो, आज के मौलाना और आज के ये बाबा लोग, क्या मुझे तो ऐसे लगता है कि जिनके छूने मात्र से, जिनके देख लेने मात्र से लाखों लोग ठीक हो गए, आधा सेब जिसको फेंक कर दे दिया वो स्टीव जॉब्स हो गया, एप्पल कंपनी बन गई, क्या जिसके दरबार में बीबी गिरी, शंकर दयाल, लाल बहादुर शास्त्री, संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी सब धक्के खाते रहे, क्या वो आप लोगों से छोटे लोग थे, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, क्या आप लोग ज्यादा समझदार हैं। सलीम चिश्ती का दरबार देखिए, विधायक से 60 गांठ हो जाए मौलाना साहब, क्या तो आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, टेढ़ा बिल्कुल चलता है ना। वहां बादशाह गया था पैदल, उनके आशीर्वाद से बादशाह के घर संतान हुई थी। बादशाह ने कहा हुजूर चल के आगरा में रहिए, महल बनवा देता हूं। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, हमें महल से क्या लेना देना, फिर तेरे जैसे किसी बादशाह को जरूरत होगी तो पहाड़ी पे आ जाएगा, मैं पहाड़ी से नीचे नहीं जाता। उन्होंने कभी ऐसी लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं कही, कोई बात नहीं। 600 साल बाद भी जिंदा हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, सिर झुकाते हैं। क्यों भाई, वो आप लोगों से कम समझदार थे, जिनके आशीर्वाद देने से अकबर पिता बन गए। आप लोग ज्यादा गंभीर चिंतन कर रहे हो क्या देश का? हर तीसरे दिन आपको धर्म खतरे में दिखता है। ऐसा मत करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। चंदौली में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसने झकझोर के रख दिया। व्यवस्था कटघरे में आके खड़ी हो गई। पुलिस सवालों के घेरे में है। एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस छापा मारती है, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि 5 घंटे की छापेमारी में ऐसा हाहाकारी दृश्य उपस्थित कर दिया जाए कि एक बच्ची फंदे से लटकी मिले फांसी के, और दूसरी चोटिल मिले, घायल मिले। उन 5 घंटे में तो फिर पुलिस ही थी अंदर और परिवार था। जो जीवित बची है लड़की, वो 5 घंटे की लोमहर्षक कहानी को सुना भी रही है। वो बता रही कि जो मारी गई उसकी बहन, उसके साथ पुलिस ने उस कैसे दुर्व्यवहार किया, हिंसा की। ये उसका वीडियो है सार्वजनिक। उस परिवार का लड़का कह रहा है कि हां पुलिस ने ऐसा किया। पुलिस, स्थानीय पुलिस कह रही है कि ऐसा नहीं है, और पोस्टमार्टम में कोई
शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए, ना आंतरिक ना बाह्य, और लड़की ने खुदकुशी कर ली। मैं सबसे पहले जैन साहब से एक बुनियादी टिप्पणी इस पर लूंगा। जैन साहब, जो सफाई पुलिस हमेशा जो निचले स्तर के अधिकारी हैं जिलों में, उनका प्रशिक्षण इतना कमजोर है या वो इतने विचित्र किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं, यूपी में खास तौर पर मुझे लगता है 20 साल से हम लोग देख रहे हैं, वो अल्ल बल्ल बोलने लगते हैं। 1 सेकंड में चीफ जस्टिस हो जाते हैं, जजमेंट दे देते हैं। घटना घटी तब उनको पता नहीं लगा, जब मीडिया ने पूछा तो 5 मिनट में वो निर्णय बता देते कि ऐसा नहीं ऐसा था। बाद में पता लगता है उनका निर्णय खारिज हो गया। हमने हाथरस में देखा, इसे 100 उदाहरण में दे सकता हूं। ठीक जैन साहब। और दूसरा मसला ये, जब आपके लोगों को दरोगा, सिपाही, थानेदार और जो भी जवान है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा भी दर्ज हो रहा है और एसपी कह रहा है कि जी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई चोट-पोट का निशान नहीं, वो सब मामला ठीक है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? जैन साहब, आपको क्या लगता है ये मसला क्या है, और इसमें ये जो परिस्थिति निर्मित हुई ये कैसे हुई? देखिए, जो मैंने भी थोड़ी बहुत जानकारी करी है, क्योंकि मैं डीआईजी वाराणसी, आईजी वाराणसी जोन रहा हूँ, तो मैंने भी जो कुछ जानकारी करी है उसके अनुसार बताया जाता है कि इनके जो पिता हैं कन्हैया यादव, ये थोड़ा एक झगड़ालू से किस्म के हैं और पुलिस से अक्सर इनकी जो है वो टकराहट होती रहती थी। कल शायद किसी ने सूचना दी थी पुलिस को कि ये जिला बदर अपराधी जो है घर पर आया हुआ है जी। तो गांव में पार्टी बंदी है, शायद जिस घर में रहता है उसके सामने जो लोग रहते हैं उनसे भी उनकी बड़ी अदावत है। तो जिसने भी सूचना दी, उस सूचना के आधार पर पुलिस गई थी जिला बदर अपराधी को पकड़ने के लिए, जिसका प्राविधान कानून में है। गुंडा एक्ट में प्राविधान है कि आप उसको, अगर जिला बदर अपराधी जिले में अंदर आ जाता है पुनः, तो आप उसको पकड़ सकते हैं और दोबारा उसको जेल भेज सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ी बहुत ही जो है वो अचंभे की घटना है कि इस जो मुझे बताया गया है वो ये है कि उस लड़की तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। दरवाजा बंद था, लड़की अंदर थी, ये लोग बाहर की तरफ थे। वो एक चैनल गेट खुला था, उससे पुलिस अंदर गई थी, महिला कांस्टेबल अंदर गई थी, दरोगा अंदर गए थे, और उसके बाद जो है जब बहुत लोग आ गए हैं बाहर के, तब दरवाजा खुलवाया गया है, और उसके बाद उस लड़की की, उस बच्ची की लाश मिली है वहां पर। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक हैरानी और हो रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, विसरा प्रिजर्व्ड आया है। विसरा टॉप प्रायोरिटी पे विसरा का एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जो कंट्री के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी उसमें ओपिनियन ली जानी चाहिए कि क्या ये केस हार्ट फेल का लगता है, क्या बात हुई है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके कोई इंजरीज नहीं है। जो मैंने इंजरीज एग्जामिन की हैं, 1-2 माइनर इंजरीज हैं, जो कहा जा रहा है कि बेल्टों से मारा और उसको लात घूसों से मारा, वो ये नहीं है। और ये हैंगिंग है, मतलब हैंगिंग क्यों की गई है ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसमें बहुत ये जो 302 का मुकदमा कायम हुआ है, मेरे समझ से बिल्कुल सही स्टेप लिया गया है। सस्पेंशन जो किए गए हैं वो भी सही स्टेप लिया गया है। जो एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स से पोस्टमार्टम कराया गया है, वीडियोग्राफी हुई है, वो भी सही कदम है। पर ये जो पोस्टमार्टम का जो फाइंडिंग आई है, ये थोड़ी सी जो है वो, इससे एक प्रश्न चिन्ह पूरे उस पर लग जाता है। और मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में जब इसमें एक्सपर्ट्स की राय आएगी, विसरा एग्जामिनेशन आएगा, तब शायद इसके ऊपर कोई बात बन सके। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि स्थानीय पुलिस को इसकी विवेचना न करके, या तो किसी अन्य जनपद में किसी वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में एसआईटी फॉर्म करके कराई जाए, या फिर इसमें मेरा सबमिशन थोड़ा दूसरा है। पुलिस की जांच पुलिस नहीं कर सकती ना, इस बात का कोई औचित्य नहीं, ये किसी के गले नहीं उतरता। हमने पुलिस की जांच करते, पुलिस की जांच है, हम अभी परिणाम बता दें, सरकार किसी की हो, अभी परिणाम घोषित कर देंगे हम। अरे सब एक ही घर घरौआ हो भैया, सब तो नातेदार हो आपस में, एक ही संवर्ग के लोग कैसे किसकी जांच करेंगे ना, वो रास्ता अलग होना चाहिए भाई ना। मैं जैन साहब ने चीजों को बहुत अच्छे से
प्रकाश उस पर डाला, लेकिन अभी भी कुछ बुनियादी सवाल मेरे जहन में बार बार नॉक कर रहे हैं। इस पर विवाद ही नहीं, मैं इस विषय पर किसी को जानने ही नहीं दूंगा, न सत्येंद्र को, न कंचन द्विवेदी को, न प्रियंका जी को, कि कन्हैया यादव कितना बड़ा गुंडा है। मैं कह रहा विश्व का सबसे बड़ा गैंगस्टर है कन्हैया यादव। क्या वो फोर्स लगा पकड़ो उसको, तो कौन आपत्ति है भाई? कोई बोल कहा क्या कन्हैया को चैप्टर बंद करो। मसला ये, एक मर गई दूसरी छटपटा रही, जो हमने वीडियो देखा, और पुलिस कह रही हम बाहर ही रहे, हम तो बिल्कुल बाहर अगरबत्ती जला के बैठे थे। तो 50 लोग वहां कीर्तन कर रहे थे 5 घंटे, 50 लोग वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ऐसी कहानियां नहीं बननी चाहिए जिन पर जो भौंडी लगे। स्क्रिप्ट भी लाओ तो कम से कम कुछ तो ठीक लाओ। और जैन साहब, आपको तो याद होगा, आप तो प्रदेश चला चुके हैं, क्या हाथरस में कितनी नाक कटाई थी? इन्हीं पुलिस के जिले के लोगों ने नहीं कटाई थी? उन्नाव में कितनी नाक कटाई? एक बार एक शाहजहांपुर में एक पत्रकार जिंदा फूंक दिया था एक नेताजी ने, तब भी जिले के पुलिस वाले वही भाषण दे रहे थे जो देते हैं। हम आप जानते हैं ना जैन साहब, क्या? और जिलों में जब पोस्टमार्टम होता है तो हम आप ये भी जानते हैं, वो उसमें बहुत सारी चीजें कारक होती हैं जैन साहब। नहीं, जिले में तो कप्तान का रुबाब चलता है। मैंने बाद में चीजें बदलती देखी जब उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हुए। खैर, सत्येंद्र यादव, आप लोग वहां गए, प्रथम दृष्टया आपको क्या समझ आया? और जो बात पुलिस कह रही है उसका अगर आप खंडन कर रहे हैं तो आपके पास उस खंडन के लिए तर्क होने चाहिए। जैसे पुलिस कह रही है कि भाई गेट बंद था, हम नहीं गए। लड़की कह रही है कि नहीं, गेट जब तक हम बंद करते करते तब तक पुलिस अंदर दाखिल हो गई। ठीक, भाई कह रहा है कि लड़की के साथ जो नहीं रही उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसको मार के टांग दिया। छोटी कह रही है ऐसे मारा वैसे मारा और हमको भी मारा। सारी परिस्थिति ये बन रही। आप लोग जब वहां गए तो क्या देखा और क्या पाया? सबसे पहले तो ये बात सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है जी। ये बात जो आज हो रही है, ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। ये एक मिशन है। भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार और साम्राज्यवाद की स्थापना एक मिशन है। उस मिशन के तहत पुलिस को पूरी ताकत दी हुई है। जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत पुलिस के बल पर, पूरे चंद टुकड़ियों की पुलिस के बल पर लाखों करोड़ों भारतीयों पर जुल्म ढाती थी, ठीक उसी भांति भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक कि देश में भी पुलिस के बल पर, सुरक्षा व्यवस्था के बल पर और कानून व्यवस्था के नाम पर विरोधियों को समाप्त करने का, और विशेष कुछ जातियों को लेकर जो उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक उनका नहीं है, नफरत और द्वेष की भावना से भरपूर कार्रवाई करते हुए कार्य करती है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। सर, मैं आज की डिबेट का पूर्व से बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आप जैसे निर्भीक, निडर और इस तरह के बेबाक वरिष्ठ पत्रकारों को आगे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकारें बेलगाम हो जाएंगी। और मैं आज आपके साथ इस डिबेट का हिस्सा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने मेरे बोलने से पहले बहुत सारी बातें कही, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये बहुत जरूरी है। आपने जो बात कही है कि भाई आप दोषी कोई है और आप सजा उसके बच्चों को दे रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। इसमें तो कोई किसी की जरूरत ही नहीं, सियासत की, विपक्ष को बोलने की जरूरत नहीं। आपको खुद सोचना पड़ेगा। सरकार को, सरकार की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है ये। और पूर्व में इस तरह की तमाम घटनाएं हुई है। आपने स्वयं अभी थोड़ी देर पहले जो हाथरस का, उन्नाव का जो आपने उदाहरण दिया है, सटीक उदाहरण है। पूरे देश और दुनिया ने देखा उसको। ये बदलाव लाना होगा, नहीं हम ऐसी घटनाओं से नहीं बच सकते। मसला योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव का या मायावती का नहीं है। ये कोई मॉनिटरिंग कर नहीं सकता। माइकल लाल, इतना गंदा मकड़ जाल है नीचे तक।
आकांक्षी कंचन जी, इस बात को स्वीकार करना होगा कम से कम उन राजनीतिक दलों को जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और यह सत्ता के स्वाभाविक विकल्प माने जाते हैं, उनको इस पर चिंतन करना चाहिए। ये किसी के लिए भला रास्ता नहीं है। कितना शोषण हो रहा है, हम नोएडा में बैठे हैं। जैन साहब, एक बार एक इंस्पेक्टर कह रहा था यहां एक पॉपुलर थाने का, क्या बोला भाई साहब, इतना बयाना आता है कि दिन में 2-4 मतलब 10-20 हजार रुपया 50 हजार रुपया तो बयाने में खर्च हो जाता है मेरा। क्या बोले फलाने आ रहे हैं, अच्छा जी अब करो सेवा टहल, क्या फलाने को एयरपोर्ट गाड़ी भेज दो, टैक्सी, बिटिया आ रही है बेंगलोर, उसकी टिकट करा दो, मैडम आ रही है उनको जीआईपी से शॉपिंग करा दो। अब ये कहां से आएगा? इसके लिए तो कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा ना। वो बोला भाई साहब मैं खेत बेचूं और खेत भी एक बार बेच दूंगा, फिर सेवा तो जब तक सर्विस में हूं करनी है। यहां पर बदलाव लाना होगा। राजनीति भी बहुत अजब गजब चीज है। दुनिया में कोई दूसरी विधा, कोई दूसरा क्षेत्र इसके समानांतर नहीं खड़ा हो सकता। मौसम से भी तेजी से बदलती हैं चीजें यहां। समाजवादी पार्टी का जो प्रथम परिवार है, उसमें जो संघर्ष शुरू हुआ अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए, उस संघर्ष ने कई पड़ाव देखे, कई मोड़ देखे और उस संघर्ष का एक प्रतिफल ये रहा कि 2 आम चुनावों में विधानसभा के समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रही। अब वो संघर्ष और विचित्र परिस्थितियों में उलझ गया है आके। उसका एक सिरा शिवपाल यादव थे, दूसरा सिरा अखिलेश यादव। शिवपाल यादव भी राजनीति के चौराहे पे आके खड़े हो गए और अखिलेश यादव जी भी अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक भंवर में खड़े हैं। यह स्थिति हो गई और वो स्थिति खराब इसलिए ज्यादा तब है जब भारतीय जनता पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पर है। यानी आपका जो प्रतिस्पर्धी है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, जब वो अपने सर्वाधिक शक्तिमान समय में चल रहा हो, तभी आप भंवर में आ जाओ तो वो स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, जो इस वक्त अखिलेश यादव के साथ दिख रही है। केवल मसला चाचा के साथ संघर्ष का नहीं है, हालांकि वो संघर्ष भी बहुत फूहड़ स्थिति में पहुंच गया। चाचा कह रहे हैं कि जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो रौंद रहा है हमको। लेकिन वो उससे ज्यादा खतरनाक भंवर है अखिलेश जी के लिए, वो ये कि एक नैरेटिव, एक परसेप्शन गया और उसके पीछे कई ठोस वजहें रहीं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है समाजवादी पार्टी की, वो अखिलेश यादव के साथ अनकंफर्टेबल है, विश्वास भंग की स्थिति है और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम चेहरों की नाराजगी, अगर ये परसेप्शन भी चला जाए, धारणा भी बन जाए उत्तर प्रदेश में, तो मैं मानता हूं सपा का इससे ज्यादा नुकसान और किसी चीज से नहीं हो सकता। ये जो अभी 2 शेर ईद पर ट्वीट किए अब्दुल्ला आजम ने और उसके नीचे नाम लिखा मोहम्मद आजम खान, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है मोइन पठान को आवाज नहीं आ रही। वो
आवाज आ रही है भाई कि नहीं? आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप क्या पूछ रहे हैं। जी हाँ, वो उतने पर्याप्त है। और उसके नीचे, ट्वीट के नीचे लिखा मोहम्मद आजम खान। और ट्वीट में जो शेर रहे वो भी बड़ा उसमें भी तमाम तरीके के मायने हैं। अब गाड़ी किस चौराहे तक पहुंच गई है ये जानना चाह रहा है लोग। भाई इशारों में बात बहुत होली मोइन पठान, नहीं? अब गाड़ी कहां पहुंच गई और मसला क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। क्योंकि मैं आजम खान साहब से रिलेटेड हूं और एक क्वार्टर सेंचुरी आजम खान साहब को दे चुका हूं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, सन 1989 में जब पहली बार मुलायम सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया, जिस वक्त अजीत सिंह साहब मुलायम सिंह यादव से ज्यादा बड़े नेता थे जनता दल के, और एक बड़ा धड़ा चाहता था कि अजीत सिंह साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आजम खान साहब अजीत सिंह के चुनाव तराजू के पलड़े में नहीं बैठे, मुलायम सिंह यादव जी के पलड़े में बैठे और पूरी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बड़ी तहरीक को मुलायम सिंह यादव जी की झोली में डालकर पहली बार उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी, जो अपने समाज के भी बहुत बड़े नेता उस जमाने में नहीं थे कि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों का अपार जन समर्थन आजम खान साहब के माध्यम से मुलायम सिंह जी को मिला। और हद यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में आजम खान साहब ने उनको मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से इंट्रोड्यूस करा के एक बहुत बड़े हीरो का उनको किरदार दिया। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत हद तक आजम खान साहब के मामलात को हमेशा तरजीह दी। आजम खान साहब के विचारों को, आजम खान साहब के उन सिद्धांतों पर अमल करने के जो मशवरे थे उनको मुलायम सिंह यादव जी मानते थे। और मुलायम सिंह यादव जी की बहुत जबरदस्त टीम थी। बेनी प्रसाद वर्मा साहब, रेवती रमन सिंह, रामचंद्र दास जी, मोहन सिंह साहब, और कितने ही नाम ले सकते हैं, रामजी लाल सुमन साहब। मोहतरम अखिलेश यादव जी ने पार्टी को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। कोई एक नाम नहीं लिया जा सकता जो जनमानस का नेता हो। कोई एक नाम किसी एक समाज का आप बता दीजिए कि उनके साथ हो। लेकिन आजम खान साहब ने अखिलेश जी को भी बहुत मोहब्बतें दी। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में भी आजम खान साहब का जबरदस्त रोल रहा था। जबकि आजम खान की खुशी ये थी कि नेताजी फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन नेताजी को कहीं ना कहीं पुत्र मोह था और उन्होंने उसका आभास भी अपने पुराने साथियों को करा दिया था। अब क्या होगा ये इतिहास आपने बता दिया, अच्छा क्या, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं अब क्या होगा। इश्क हो लिया, मोहब्बत हो ली, तलाक हो ली, सब हो लिया। अब मसला ये, अब आगे क्या? उनकी आवाज नहीं आ पा रही। पठान साहब मैं पूछ रहा हूं आगे क्या? इतिहास ठीक है, आगे क्या? मसला ये है। चलिए ठीक, आएंगे दोबारा आपके पास, तब तक थोड़ा देखिए तकनीकी की समस्या कहां पर है। अनीता मिश्रा के पास चलता हूं। अनीता जी, शिवपाल यादव ने इतने प्रयोग कर डाले उन प्रयोगों के मसले के चौराहे में आग फंस गए। उनने भी अति कर दी। अति समझते ना, हमारे एक शब्द है अति। वो बोले जी अब शिवपाल जी अपनी पार्टी बनाएंगे, 75 जिले में झंडा फहराएंगे। अच्छा जी चलो, पार्टी बन नहीं पाई है, तब तक वो बोले ने शिवपाल जी की बीजेपी से हो गया मामला, ठीक है अब उधर जाएंगे। एक मैसेज पेनिट्रेट कर दिया और शिवपाल जी भी मैदान में आ गए, बोले जी नहीं हाँ ठीक है, बीजेपी की तरफ वाले कुछ ट्वीट करके थोड़ा इशारा देना शुरू कर दिया कि मामला सेट है। अब वो लोग ठंडा चादर ओढ़ के सो गए बीजेपी वाले। अब चाचा फिर चौराहे पे। पार्टी वाले जो पुराने चेले थे वो कह रहे कि चाचा ने तो चुनाव में हमारी सुधि नहीं ली, अकेली अपनी टिकट ली, हम झंडा क्यों चले। अब आज स्थिति ये हो गई कि शिवपाल जी के पास विकल्पों के नाम पर
सिवाय ये कहने के अलावा सच बात ये क्या बचा है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? अनीता जी। देखिए, ऐसी बात नहीं है। माननीय शिवपाल सिंह यादव एक फाइटर है जी, वो एक फाइटर हैं और वो नंगे पांव चले हैं, साइकिल से चले हैं, पैदल चले हैं, कदमों से उन्होंने पूरा प्रदेश नापा है। और अगर सपा को वो यहाँ तक पहुंचा सकते हैं तो अपनी पार्टी को भी पहुंचा सकते हैं। और काफी हद तक उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत मजबूत कर लिया था। अगर आपने देखा हो, जिस समय रथ यात्राएं चल रही थी समाजवादी पार्टी की और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों की, तो दोनों रथ यात्राओं में से कोई भी कहीं से भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा कम नहीं थी। हुजूम था उनके साथ और लोग थे उनके साथ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हों या माननीय आजम खान साहब हों, ये लोग जो है, जो सच्चा समाजवादी है, जो कैडर है ना, समाजवादी लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता जो सड़कों पे निकलता है और डंडे भी खाता है पुलिस के और पसीना बहाता है, खून बहाता है और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का नारा लगाता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं के दिलों में गहरे तक इनकी बैठ है सर। तो इनकी मजबूती को आप नहीं नकार सकते। दिलों में आगे बात आपकी, दिलों में पैठ नापने का राजनीति में थर्मामीटर एक, बाकी सब है बातें। ठीक, आप चुनाव जीत सकते हैं और चुनाव जिता सकते हैं, दो ही पैमाना है, बाकी सब है किस्सा कहानी। चाहे आजम खान हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आप समझ लीजिए इस बात को। और इन बातों में कोई जान नहीं है अनीता जी, इन मोहों से निकलो कि भाई अंग्रेजों के जमाने में हमारे वो लड़े थे चाचा, अंग्रेज चले गए, बात खत्म हो गई, नया दौर है कि हम नंगे पांव चले थे शिवपाल जी या मुलायम सिंह या आजम खान, दौर बीत गया। तो मैं आप एक से ठीक है आएंगे आपके बाद दोबारा। मसला ये है कि आपके साथ अगर 1000 लोगों ने भी 2-3 साल मेहनत की, पार्टी का दफ्तर खोला, बोर्ड लगाया, चुनाव के समय क्या हुआ, बोले नहीं अब परिवार को एक करना है और अखिलेश जी को नेता मान लिया हमने और उनको मुख्यमंत्री बनवाना, अब इसके लिए हम एक ही टिकट पे लड़ेंगे केवल। क्या अब जो सब चेले थे राजनीति में वो दधीच तो थे नहीं कि हड्डियां दान करने आए थे, वो अलग मुंह फुलाए घूम रहे, वो करे चाचा ने बंटा ढार करा दिया, नहीं हम कहीं जुगाड़ लगा लेते, कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती कहीं। ये सब बड़े व्यवहारिक सवाल है, इन पर भी चिंतन करना चाहिए। इतना कहने भर से बात नहीं बनती कि हम समाजवादी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हमारा कोई लेन देना नहीं, भाई इनकी लड़ाई, ठीक बात, लेकिन ना ये भी ठीक है कि जो सरकार में होता है उसकी भूमिका कहीं ना कहीं हर चीज में रहती, जो कुछ घटित होता है उसमें उसकी सीधी या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका होती है, और भाजपा की भी है। मैं यहां इसका बहुत खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन दोनों प्रकरणों में भाजपा की भी भूमिका है, शिवपाल यादव वाले में भी, आजम खान साहब वाले में भी। पर्दे पर कोई नहीं मानेगा, ना ये मानेंगे ना वो मानेंगे, लेकिन भूमिका है। और स्वाभाविक है इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियर भाजपा ही होगी, सबसे ज्यादा लाभ भाजपा को ही होगा, चाहे अधर वाले लटके और चाहे भंवर वाले फंसे हैं। बीजेपी को तो विन विन सिचुएशन है उसके सामने। सबसे बड़ा विपक्षी दल, उसके सबसे बड़ी पूंजी मुस्लिम जनमानस का भरोसा, वो अगर दिख जाए तो उसके बाद तो चुनाव साफ हो जाएगा ना। मायावती जी का हाथी वैसे ही कुपोषण का शिकार है, वो दुबला हो गया बहुत। उत्तर प्रदेश में कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 IAS अधिकारियों की नकेल कस दी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए, और कुछ प्रांतीय सर्विसेज के, प्रांतीय सेवा के अधिकारी PPS वो, और वहाँ से लेकर नीचे तक लेखपाल तहसीलदार अमीन पटवारी तक लोग नपे। स्वाभाविक हंगामा मचेगा, IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो तो हंगामा मचता ही है। छोटे मोटे अधिकारी निपट जाए तो उतना नहीं भी मचे, लेकिन IAS तो IAS है।
मसला था गाजियाबाद में भूमि घोटाले का। बड़ा हंगामा था जब ये घोटाला आकार ले रहा था, तब भी हंगामा था, लेकिन तब शायद शासन सत्ता ने उस हंगामे को सुनना नहीं चाहा, जानबूझकर या जो भी कारण आप समझे। वो घोटाला आकार ले गया, क्रियान्वित हो गया। एक मोटा मोटा अमाउंट निकल कर आया कि लगभग 25 करोड़ रुपए का खेला कर दिया अधिकारियों ने, जिसमें यहां की गाजियाबाद की उस समय की डीएम निधि केशरवानी और गाजियाबाद में ही कलेक्टर रहे बिमल कुमार, 2 लोगों का। ये घोटाला कैसे हुआ? कल एक बड़ा कदम उठाया शासन ने, 2 आईएएस अधिकारी नाप दिए, कुछ छोटे मोटे मुलाजिम भी नप गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है उसमें जमीन का घपला घोटाला। हम इसको उत्प्रेरक घटना मान के बहस करने आए हैं, लेकिन बहस का फलक व्यापक है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई जिला शहर ऐसा है जहां जमीन के घपले घोटाले के दर्जनों केस नहीं हो? कोई जिला ऐसा है, शहर ऐसा है क्या उत्तर प्रदेश में जिसमें कोई ऐसा माई का लाल भूमाफिया कभी पैदा हुआ हो? आज नहीं, 50 साल पहले भी, जो बिना अधिकारियों को सीधी हिस्सेदारी यानी पत्ती दिए बिना, पत्ती दिए बिना जमीन में घपला घोटाला कर सकता हो? आलोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए सर, मैं क्योंकि कानपुर का रहने वाला हूं, मैं कानपुर से अभी बिल्कुल 15 दिन पहले की एक घटना का उदाहरण बताता हूं। यहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि कानपुर में 13 बीघे 14 बीघे की केडीए की जमीन भू माफियाओं ने बेच डाली। तो क्या ये जमीन 1 महीने में बेची, 2 महीने में बेची, 2 साल में बेची? नहीं, ये निरंतर चल रहा है। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं। जब मैं अपने गांव जाता हूं, अब मेरे पास सौभाग्य से कार है, पहले साइकिल से जाता था, फिर मोटरसाइकिल से जाता था, फिर कार से जाने लगा, तो मुझे लगा मेरी कार बड़ी हो गई है क्या? पहले तो बड़ी बड़ी गलियां मिलती थी, रोड मिलते थे, गाड़ियां ट्रक चले जाते थे। मेरी कार ले ली तो कार हम आती नहीं गई, सारी गलियां छोटी हो गई, रोडे सकरे हो गए। सबके सब जो भूमाफियाओं ने, मतलब इस उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति भूमाफिया है कहीं न कहीं पर। किसी ने अपना चबूतरा बड़ा कर लिया है, किसी ने अपना मकान बड़ा कर लिया है, किसी ने सरकार की जमीनों पे कब्जा कर लिया है। अब गाय चढ़ती नहीं कहीं। सर, मेरे गांव में एक भी ऐसी जमीन नहीं बची मैं जहां गाय चढ़ सके। तो सर, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, लगातार 70 सालों से हो रहा है। और मैं ये बता दूं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की है, इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयां हो गई। आपको भी याद होगा, सपा में सरकार में भी हुई, बसपा सरकार में भी हुई है। ये एक टोकन कार्रवाइयां हैं। और मैं स्पष्ट कह दूं कि टोकन कार्रवाइयों से बहुत बड़ा असर ब्यूरोक्रेसी पे सर कभी नहीं। बिल्कुल ठीक बात, शुरुआत अच्छी है। ठीक बात। मैं अनीस अंसारी साहब के पास चलूंगा। अंसारी साहब जी, मैं ऐसा मानता हूं कि 1 फुट जमीन, जी अग्निहोत्री जी, 1 फुट जमीन बिना पत्ती दिए अधिकारियों को कोई माई का लाल कब्जा नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में। यहां की ब्यूरोक्रेसी इतनी सक्षम और चील की निगाह जैसी है। 1 फुट जमीन कोई घपला घोटाला नहीं कर सकता बिना पत्ती दिए। ये बात ठीक है। अब वो पत्ती का लेवल अलग है, जितनी कीमत जमीन की उतने लेवल ऊपर चला जाता है। लेकिन पत्ती के बिना कोई छज्जा भी नहीं बढ़ा सकता, कोई चौतरा भी नहीं बढ़ा सकता, ना कोई एक्सप्रेस वे पे घपला कर सकता। अंसारी साहब, आप इतने पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, आपने इस सब चीजों को बहुत नजदीक से देखा होगा। आपकी आवाज टूट जाती है बीच में। जी, कुछ प्रकाश डालिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है अंसारी जी? अरे भाई, चलिए, कुछ नेटवर्क का इशू है, उसको दिखाइए। ठीक है, ठीक है। आपको आवाज आ रही है? नहीं,
नहीं चलिए, अंसारी साहब को अभी आवाज़ नहीं जा रही, जब जाएगी तो उनसे बात करेंगे। चंद्रशेखर पांडे, वही सवाल आपसे है, जमीन का घपला घोटाला बिना, मैं मेरे शब्द ध्यान सुनिए, बिना सीधी पत्ती दिए अधिकारी और उस राजनेताओं को क्या कोई माई का लाल कर सकता है? पहले इस पे चर्चा कर लें। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं ये मानता हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पत्ते दिए गए हैं या प्रभाव में। पट्टे नहीं, ना तुम गलत समझ रहे, पत्ती, हिस्सेदारी। अगर 5 करोड़ का घपला है तो 3 उधर जाए, 2 हम रख के, और बोलो हिंदी में बोले, इससे ज्यादा ठीक बात है। मैं यही मानता हूं कि महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ये है कि जो भी लोग जिम्मेदार हो, जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री को किसी एक चपरासी का भी स्थानांतरण और निलंबन का अधिकार नहीं है, संस्तुति का अधिकार है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों में जो हमारा जो IAS है, PCS है, जो हमारे विभागाध्यक्ष है, वो इम्पावर्ड होते हैं, उनको एक मुश्त इसीलिए रखा गया है स्थायी रूप से कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन बिना डरे कर सके। परंतु सत्य इसके विपरीत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग प्रभाव में आ भी सकते हैं और स्वयं अपने स्वार्थ के लिए भी अपने लोगों को गलत काम जितने भी जमीन के होते हैं उसके लिए जिम्मेदार मात्र और मात्र अधिकारी है। वो किसी प्रभाव में ले या अपने स्वार्थ के लिए काम करे, पर विशुद्ध रूप से वो जिम्मेदार होते हैं और उनकी जिम्मेदारी से ना ही कोई व्यक्ति बच सकता है। जो हस्ताक्षर कर रहा है वो जिम्मेदार है और जो सरकारें हैं उनको इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उसके जो भी जिम्मेदार हो। यदि किसी का बशर्ते कि उसमें राजनीतिक मंशा अस्थायी रहनी चाहिए, सही रहनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक केवल बेटे के लिए कोई काम करते हैं तो वो लक्ष्य और गंदा हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार का गलत दिशा चलेगी। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक आएंगे आप पर। मैं अनिश जी से एक टिप्पणी ले लूं, फिर राघवेंद्र जी से आएंगे चंद्रशेखर जी आप पर। अनिश जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल, मैं अपना सवाल और क्रिस्प कर दूं क्योंकि फिर कहीं आवाज गड़बड़ ना हो जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि जमीन का घपला घोटाला बिना अधिकारियों को सीधी पत्ती दिए संभव नहीं, नामुमकिन है। ठीक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इसमें राजनेताओं की भी सीधी पत्ती शामिल है? देखिए, लैंड यानी जमीन की जो सरकारी खरीद होती है, नहीं खरीद सरकारी ने कोई भी इंक्रोचमेंट, अंसारी साहब इन्वॉल्व होती जी, किसी भी तरह का घपला घोटाला जमीन में, चाहे दाखिल खारिज में हो, चाहे नपाई में हो, चाहे कब्जा करने में हो, चाहे कब्जा छुड़ाने में हो, चाहे अलाइनमेंट बदलने में हो, कि ना किसी भी तरह का घपला घोटाला क्या अधिकारियों को बिना पत्ती दिए, अमीन से शुरू करिए और ऊपर तक, क्या संभव है? मुझे नहीं लगता कि बिना यानी एक आध कोई ईमानदार टीम हो तो अलग बात है, वरना आमतौर से ज़मीन का जब एक्विजिशन होता है सरकार के हक में तो किसानों से लेकर नेताओं से लेकर अफसरों तक, ऑफिशियल्स, ठेकेदार, ये सब लोग कुछ न कुछ इसमें निजी फ़ायदा उठाते हैं जी। पहले ज़मीनों की जो कीमतें थी उनका कॉम्पनसेशन कम होता था, और जब ये दादरी का वाक़या हुआ तो राहुल जी के हस्तक्षेप के बाद उसको जो सर्किल रेट था उसका 4 टाइम्स कॉम्पनसेशन कर दिया गया था मिनिमम। और भी उसमें कई चीज़ें होती हैं, सोल्यूशन होता है, इंटरेस्ट होती है, तो वो सब मिला के प्रॉफिटेबल हो गया। तो लैंड एक्विजिशन अब ज़्यादातर जगहों पे लोग खुद चाहते हैं कि सरकार ख़रीद ले। ये जो अफसरों ने इसमें सुनने में आ रहा है केसरवानी के केस में कि जब उनको अंदाज़ा हुआ शुरू में कि यहाँ की ज़मीनें एक्वायर होंगी तो उन्होंने अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी बेनामी, और उसके कॉम्पनसेशन के रेट बढ़वा दिए। ये बहुत ही सीरियस चार्ज है और अच्छा है कि सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाया है जी। इसमें थोड़ी डिले हुई है क्योंकि अखबारों की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि फ़ाइल गायब हो गई थी, फिर भी सरकार ने कदम उठाया है, लेट सही लेकिन सही हुआ है कदम जी। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रक्रिया है कि इंक्वायरी से यानी सस्पेंशन से पहले चार्जशीट बना दी होगी और कोई जांच अधिकारी अपॉइंट कर दिया होगा, ये अगर कर लिया गया होगा तो इनका केस सरकार का मजबूत रहेगा। अगर बिना चार्जशीट के, बिना इंक्वायरी अफसर के अगर सस्पेंड कर दिया जल्दबाजी में
तो फिर वो अदालतों में चले जाते हैं अफेक्टेड पार्टियां और अदालतों से रिलीफ मिल जाती है। जी ठीक बात है। मैं राघवेंद्र सिंह के पास आऊँ। ठीक है अंसारी साहब। हाँ, एक सवाल और रखता हूँ, उस पर उत्तर बाद में लूंगा अंसारी साहब के लिए, चूंकि वो अधिकारी रहे इसलिए उनसे ज़्यादा मेरा मन होगा बात करने का। गाजियाबाद में 150 से ज़्यादा तालाब गायब हो गए। ठीक अंसारी साहब, अब तालाब तो खुद चलते नहीं है, ना वो आदमी है कि बस में ट्रेन में बैठ के फरार हो गए, और जमीन यहां की सोना है, ये सबको पता है, वो तालाब गए कहां? ये बड़ा सवाल है, इस पर भी आएंगे। राघवेंद्र जी, कार्रवाई अच्छी है, उसकी तारीफ, लेकिन मैं कहता हूं जैसे कुछ बुनियादी चीजें हैं उन पर हम क्या ये सरकार एक मत हो जाए, ऐसा हम चाहते और जनता भी चाहती है कि जिस भी हर जिले में इस बात को दिखवा लो कि गोचर की भूमि, ग्राम पंचायत की जमीन, डूब का इलाका और तालाब पोखर जोहट का गायब होना, इन 4 चीजों पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में अगर जमीनी सर्वे हो जाए तो मेरे ख्याल से कई सिर फंदे में आ जाएंगे और जनता को भी लगेगा कि अब मामला बिल्कुल ठीक है। राघवेंद्र जी, अन्यथा वही बात आती कि टोकन कार्रवाई हुई, एक दिन की हुई, वाहवाही हो गई, उसके बाद वो लोग अदालत चले गए, अदालत में वो झूला झूलते रहे हैं, रिटायर हो गए, लंदन में शिफ्ट हो गए, क्या मौज ले रहे हैं जी। देखिए, हमारी जो भी सरकार पार्ट 1 हो या पार्ट 2 जी, ये अराजकता और भ्रष्टाचार के विषय में समझौते के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों चाहे जिस क्षेत्र के, उनको ये बात अब समझ जानी चाहिए। पहले कागज हुआ करता था, ताकि उसमें राजनीतिक तकिया भी होती थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में घपले घोटाले हुए थे, बहुत बेहयाई से हुए थे। इसमें अगर चर्चा होगी तो हमें लग रहा बहुत चीजें सामने आएंगी। हमारी सरकार ने 2017 से आज तक 2500 से अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सस्पेंड किया हुआ है, जेल किया हुआ है और उनके ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। अमिताभ, 2017 से अभी तक 50% अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है और 44 से अधिक अधिकारियों के ऊपर हल्की कार्रवाई की गई है। दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है और लघु दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है। हम लोगों ने 2019 और 2020 में 480 दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कठोर कार्रवाई। राघवेंद्र जी, आज जमीन पे बात कर लें भैया, आज जमीन बात कर ले, पुलिस कर्मी बाद में करेंगे। मैं एक उदाहरण रखता हूँ, मैं तो एक देगची से चावल निकाल के रख सकता हूँ, बाकी तो फिर आप लोगों की मर्जी। गाजियाबाद में आपके सबसे सीनियर पार्षद हैं राजेंद्र त्यागी, आपकी पार्टी के, ठीक? वो बेचारे 5-7 किलो कागज का वजन लेके हमेशा चलते हैं। क्या वो हमको बताया कि भैया 100-150 तालाब गायब हो गए गाजियाबाद से, क्या? अब वो सब जगह चिट्ठी लिख रहे हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके और बाइडन तक, क्या? अब तालाब तो खड़ामा खड़ामा कहीं भाग नहीं जाएंगे खुद। गाजियाबाद में एक प्राइवेट पार्टी को उसने टाउनशिप बनाने के लिए किया। सुन लीजिए कैसा खेल हो रहा है वो बता दूं। एक निधि केसरवानी नहीं, हर गली में केसरवानी है। उनको टाउनशिप बनानी थी। वो कह रहे थे, त्यागी जी हमारे पास आए थे, बोले भाई साहब ने कितनी हेक्टेयर जमीन उन्होंने अतिरिक्त सरकार की अपने अंदर कर ली बाउंड्री के, क्या? वो कागज लिए घूमते रहे बेचारे, जहां जाए वहीं वो कह रहे त्यागी जी कहां चक्कर में पड़ रहे हो, क्या? अदालत से होगा मामला, छोड़ो, क्या? ये सर बुनियाद, मैं आपको नमूना बता रहा हूं, हर जिले में यही खेल है। ठीक बात है। मुश्किल ये है जो 1 घंटे की बहस से हमें समझ में आया, हर स्तंभ जो इस करप्शन में अलग अलग स्तंभ जुड़े हैं, जो सबके मिलने से फिर ये करप्शन एग्जीक्यूट होता है, वो सब दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं कि भाई ये डिटॉक्सिफाई करें जी। हम तो ऑलरेडी ठीक है, वो मान के चलता है। मैं कह रहा हूं ना, सब उतनी ही भांग पिए हो और सब उतने जिम्मेदार हो, मछली सब हो, एक मछली थोड़ी ना, हर रंग की मछली है।
यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जिसे एक राजनीति का एक प्रतीक बनाने की जिस मशीन को शुरुआत की थी, बुलडोजर, वो पूरे देश में और कम से कम हिंदी भाषी भारत में तो एक पॉलिटिकल सिंबल के रूप में स्थापित हो गया। हर जगह आप बुलडोजर की चर्चा सुन लीजिए। जनता से इको आ रहा है तो राजनेता बुलडोजर पर रीझ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक वो लाइन ले ली जिसको सपा को लगता है कि ये टाइम टेस्टेड है, यानी कई बार आजमाई हुई लाइन है। और जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं पिछले 25 साल से 30 साल से, उन लोगों को जरूर ये लगेगा कि ये लाइन अब काउंटर प्रोडक्टिव है, यानी जो इस लाइन को लेगा उसके नुकसान की संभावना ज्यादा, दूसरे पक्ष को लाभ की संभावना हो सकती है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को सांप्रदायिक करार दिया। कहा यह बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उन पर जुल्म ज्यादती हो रही। आप सोचिए, इस वक्तव्य से सपा को कहीं कुछ लाभ दिखता है आपको? जहां जहां बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश में कम से कम, वहां हर जाति, वर्ग और धर्म के लोग शामिल हैं उसमें, जिनके संपत्तियों पर बुलडोजर चला। उसमें ईदगाह में जो अतिरिक्त जमीन जिसने कब्जा कर ली एटा में, वो लोग भी शामिल। उसमें मस्जिद के नाम पर अतिरिक्त जमीन कब्जा करने वाले भी शामिल, और उसमें मंदिर के, हनुमान जी के मंदिर के नाम पर अतिरिक्त जमीन घेर लेने वाले लोगों पर भी बुलडोजर चला। ब्राह्मण पर भी चला, ठाकुर पर भी चला, यादव पर भी चला, कुर्मी पर भी चला, और हिंदू पर भी चला, और मुसलमान पर भी चला। इसीलिए बुलडोजर इतना बड़ा पॉलिटिकल सिंबल बना है, ऐसे नहीं बन सकता था। फिर अखिलेश यादव ने उसको, बुलडोजर को एक तरफ ढकेल देने की कोशिश की कि एंटी मुस्लिम बुलडोजर है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई अखिलेश जी ने इतने दिनों बाद अचानक से ये एक फाइनल वर्डिक्ट क्यों दिया, और ये फाइनल वर्डिक्ट देते समय उनको अपनी 10-15 दिन पहले कही हुई बात ही ध्यान नहीं रही। जब उन्होंने एक स्थान पर बुलडोजर चलने के कारण योगी आदित्यनाथ से पूछा के लिए कहा था कि ये कैसे बाबा हैं, कैसे संत हैं, कैसे योगी हैं, इन्होंने तो मंदिर पे बुलडोजर चलवा दिया। तब अगर मंदिर पर बुलडोजर चल रहा है तो फिर ये बुलडोजर मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकता है? ये बुलडोजर को अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुसलमान के खिलाफ है और एक जात विशेष के खिलाफ है। उसका कोट अनकोट उन्होंने नहीं किया, मैं बता दूं, वो उनका कहने का आशय ये कि ये मुसलमान और यादवों के खिलाफ है बुलडोजर। वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे और किन घटनाओं के कारण पहुंचे, इस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए अमिताभ जी, एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जो सरकार के सही फैसले हो उनमें उसके साथ खड़ी हो जाए, और जहां उसको ये लगे कि कहीं अन्याय हो रहा है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। हाँ। उसी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ये बुलडोजर द्वारा जो कार्रवाई की गई, कई जगह ऐसी भी हुई, सीतापुर में भी हमारे एक परिचित थे,
उन्होंने बताया कि उनके पास, क्योंकि वो मुस्लिम थे और नक्शा पास भी था उनका, और तो भी जो है जो डीएम या जो भी वहाँ एसडीएम आए थे गिराने के लिए, उन्होंने कहा कि ये नक्शा पास है, देख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो बाबा जी का आदेश है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। अगर जो कार्रवाई है, अगर कोई अवैध बना हुआ है तो आप निश्चित रूप से गिराइए, बिल्कुल गिराइए, लेकिन केवल दूसरी पार्टी के से जुड़े जो लोग हैं, अगर आप उन्हीं को टारगेट करेंगे, ये ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो उसका कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा। मैं ये नहीं मान सकता, संभव नहीं है अमिताभ जी। कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा हो। आशीष चतुर्वेदी, अभी मैं पार्टियों पर बहस में नहीं जा रहा। आज मैं इसी बात की पड़ताल करना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुलडोजर एंटी मुस्लिम है, एंटी यादव है, तो मैंने कहा जरा मैं इसकी पड़ताल कर लूं कि मसला क्या है। ये तो समझ में आए। अगर वो केवल इतना कहते बुलडोजर निर्दोष लोगों पर भी चल रहा है, तो फिर मैं बहस करने नहीं आता। बुलडोजर जनता को सता रहा है ये बोलते तो भी अर्थ दूसरा होता, लेकिन उन्होंने तो सीधी बात कही एमवाई वाली कि मुसलमान के खिलाफ और यादव के खिलाफ। तब तो फिर चर्चा हो जाएगी, फिर तो फिर प्रमाण देना होगा। ठीक है असलम साहब, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं आपको भी लग रही है क्या कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर है वो मुसलमान के खिलाफ है, यादव के खिलाफ है? बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आपने अपने चैनल पे बुलाया। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि बुलडोजर का जो सिंबल है जी, वो सिंबल या परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है जी, इलीगल इंक्रोचमेंट कोई सा भी हो उसको ध्वस्त करना चाहिए। इलीगल इंक्रोचमेंट को न कोई मजहब के एंगल से, न कोई जात के एंगल से, न कोई मुसलमान हिंदू के एंगल से देखना चाहिए जी। इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिस तरह के परसेप्शन बनाने में कामयाब हो रहे हैं, उस परसेप्शन को ध्वस्त करना हमारा काम है जी। बुलडोजर का जो काम है वो बुलडोजर करे, लेकिन इसको इस चश्मे से देखना कि मुसलमानों के घर को तोड़ा जा रहा है, हिंदू के घर को बचाया जा रहा है, इसमें भी एक मैसेज है, और ये मैसेज सत्ताधारी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जहांगीरपुरी में दिल्ली में बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, अब शाहीन बाग टारगेटेड है। क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूं सत्ताधारी पार्टी से कि ईश्वर नगर में और पांडव नगर में जो दिल्ली में है, क्या वहां पर इंक्रोचमेंट नहीं है? वहां पर बुलडोजर कब पहुंचेगा? जिस दिन वहां पर बुलडोजर पहुंच जाएगा, ये परसेप्शन बन जाएगा कि बुलडोजर का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये सबके लिए बराबर जी। ठीक है, ठीक है असलम साहब। असलम साहब दिल्ली ले आए बुलडोजर को, मैं भी यूपी में रखूंगा, फिर उसको वापस ले जा रहा हूं शाहीन बाग से नोएडा होते हुए दिल्ली यूपी में खड़ा करूंगा। एक चीज़ मैं कह दूं, शायद सारे लोगों के लिए आगे काम आएगी, फिर रावत साहब के पास, और अंत में बीजेपी से उत्तर लूंगा, खासतौर पर असलम साहब भाई और आशीष चतुर्वेदी के लिए। उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान, जिन दो लोगों का नाम अखिलेश जी ने उठाया है, जिनका मसला है, टोटल जितने बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं टोटल अब तक हैं, उसमें से 70% नॉन यादव और नॉन मुस्लिम के खिलाफ हैं। टोटल कार्रवाई जितनी हुई उसमें 70% गैर यादव गैर मुसलमान के खिलाफ हैं। तो बोलने से पहले एक बार कागज पत्तर भी चेक कर लेने चाहिए। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे ही है, कहाँ ज्यादा मेहनत की जरूरत है। रावत साहब जी, हमारे यहाँ मुश्किल यही है, कल लखनऊ के पुराने हनुमान मंदिर, जिसकी बहुत दशकों से मान्यता है उस पूरे इलाके में, वहां बुलडोजर चला। क्या कहीं हंगामा नहीं मचा? किसी ने नहीं कहा कि ये बुलडोजर हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात कर रहा है और ये मुसलमानों के खुश करने के लिए ऐसा हो रहा है? किसी ने ऐसा तो बोला नहीं जी। चला
और कई हिंदुओं के कई धार्मिक स्थलों पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले। जी। तो एटा में ईदगाह की जमीन पर भी चला जा, 5 एकड़ कब्जा कर ली। जी। मंदिर पे चले तो चुप, और मुसलमान के घर पे चल जाए, यादव के घर पे चल जाए तो बवाल होगा क्या? ये तो नहीं चलेगा। जी जी। या तो आप मानिए कि वो कार्रवाई सही है या कार्रवाई गलत है। उसको जाति, धर्म, गोत्र इसमें बांट के कहां तक नीचे ले जाएंगे हम लोग? रावत साहब देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि आपका विश्लेषण तो बड़ा जबरदस्त होता है, आप सबसे सीनियर पत्रकार हैं। ये सच है कि जो लोग गुंडा टाइप के हैं, चाहे वो अतीक अहमद है, चाहे वो मुख्तार अंसारी है, इन पर जब बुलडोजर चला तो हाय तौबा मची। लोगों को लगा कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। जब सबसे बड़े कब्जे करने वाले लैंड ग्रैबर यही थे, और जहां जहां पर भी बुलडोजर चला है, अभी मेजर साहब कह रहे थे कि बाबा के आदेश है। देखिए प्रशासन के आदेश होते हैं मेजर साहब, डायरेक्ट मुख्यमंत्री किसी के घर को नहीं तोड़वाते, ना कोई एमएलए तोड़वा सकता है, ना कोई सांसद तोड़वा सकता है, ना कोई मंत्री तोड़वा सकता है। प्रशासन तय करता है कि कहां इलीगल इंक्रोचमेंट है, कहां जमीन कब्जा की गई है, कहां गलत तरीके से उसको बनाया जा रहा है। प्रशासन आगे रिपोर्ट बोलता है, और रिपोर्ट जब आगे देता है तो फिर सरकार का दायित्व बन जाता है कि उस इंक्रोचमेंट को विल पावर के साथ, आत्मविश्वास के साथ हटवाया जाए, चाहे वो मंदिर की जगह हो, चाहे मस्जिद की जगह हो। लेकिन आप ताकतवर हैं इसलिए सरकार की जमीन कब्जा ले, गरीब का मकान दुकान कब्जा ले, और उसके बाद उसको रोने भी ना दें। और जब आप पर शक्ति हो तो आप अपनी जात और धर्म का विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाएं, ये तरीका मुझे पसंद नहीं। इसीलिए मैंने ज्ञान वापी का भी आज मसला उठाया। भाजपा वाले जबरन वहां फोटोग्राफी करने जाते, मैं खिलाफ खड़े होता इनके। लेकिन अगर अदालत ने कहा कि वहां फोटोग्राफी हो तो आपको ऐतराज करने का हक नहीं हासिल, क्योंकि आप खुद वहां पार्टी हैं, इंतजामिया कमेटी वहां पार्टी है। सच्चाई को सुनिए, सुनने की ताकत रखिए और सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि देश हम सबका है मित्र। पार्टियां आएंगी जाएंगी, हम आपको यहीं रहना है। आज ये इख्तियार में है, कल दूसरे लोग होंगे, लेकिन भारत तो यहीं रहेगा ना। जब राजा थे तब भी देश यही था, अब सरकारें हैं तब भी यही है, कल कोई और स्वरूप होगा तब भी देश यही रहेगा। इसलिए देश की सोचिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।